हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। आज हम लोग थोड़ा सा सिलेबस और पाठ्यक्रम से हट के कंटेंट लेकर आए हैं आपके लिए। इसमें हम लोग आज राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण मतलब नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो हर 3 साल में एक बार होता है, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन बतौर अभ्यास के, प्रैक्टिस के रूप में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है वह है क्या चीज़। चलिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की अगर हम बात करें तो यह जो है भारत सरकार का एक सैंपल आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कार्यक्रम है जो क्लास 3, 5th, 8th और 10th के लिए होता है। और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो है योग्यता आधारित राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर किए जाने वाला मूल्यांकन है और इससे छात्रों की सीखने की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और इसीलिए इसको आयोजित किया जाता है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे कोई परीक्षा नहीं है, इसको हम परीक्षा की तरह ना लें। यह एक्चुअल में शिक्षा प्रणाली की हेल्थ की जांच करने की एक जनरल प्रोसेस, एक सामान्य प्रक्रिया है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम में हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी जा रही है उस शिक्षा से बच्चों का कुछ आउटपुट निकल के आ रहा है कि नहीं बच्चों के लिए, वह हमको जांच की जाती है इससे। तो सर्वे के परिणाम के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए अलग अलग जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ना, उनकी समीक्षा की जाती है और फिर इनको सुधार करके उस पर नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। हमारा जो उपलब्धि सर्वेक्षण का जो टेस्ट होना है यह होना है 12 नवंबर को। कब होना है? 12 नवंबर 2021 को NAS का आयोजन प्रस्तावित है और इसमें कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 और कक्षा 10 के बच्चों को शामिल किया जाएगा। कक्षा 3 और कक्षा 5 में हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन और कक्षा 8 में हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन के रूप में सामाजिक विज्ञान और साथ में विज्ञान को भी शामिल कर लिया गया है। इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे वे एक्चुअल में लर्निंग आउटकम्स पर आधारित होंगे। NAS में पूछे जाने वाले प्रश्न उच्च स्तरीय क्षमता जैसे विश्लेषण, तार्किक चिंतन और अवधारणात्मक स्पष्टता को जांचने की प्रवृत्ति के होते हैं। एक्चुअल में इसमें देखा जाता है कि हम बच्चों को जो एजुकेशन दे रहे हैं उससे बच्चों का मानसिक या बौद्धिक रूप से कितना विकास हो रहा है, उस चीज़ को हम इससे समझते हैं। प्रश्न सामान्यतः या परंपरागत आकलन के दौरान पूछे वाले प्रश्नों की प्रकृति से थोड़ा भिन्न होते हैं। मतलब जनरली आप लोग जो परीक्षा में, मासिक मूल्यांकन में या बेसलाइन टेस्ट में जो आप लोगों ने परीक्षा दी ना या टेस्ट दिए ना, ये उससे थोड़ा हट के होंगे। उसमें इनके जो प्रश्न होंगे वो आपकी बुद्धि लब्धता, वो आपकी IQ लेवल पर भी डिपेंड करेगा। आपको बता दें कि NAS के अंतर्गत हमारा जो प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसकी ओवरऑल रैंकिंग 17 है, 17वें रैंक का इस समय 17वें रैंक की पोजीशन पर इस समय हमारा मध्य प्रदेश है। अब इसका उद्देश्य, इतनी सारी चीज़ें बताई, मैंने परिचय दिया, उससे आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि यह जो सर्वे है यह एक तरह की हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम की हेल्थ को चेक करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन है। इसमें यह देखा जाता है कि बच्चे जो सरकारी स्कूल या एडेड स्कूल में पढ़ रहे हैं, अनुदान प्राप्त स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वे किस किस विषय में कमज़ोर हैं, कौन कौन से विषय की पाठ्य वस्तु उनको दिक्कत करती है, ये सारी चीज़ें जानते हैं और इसके बाद उनके सीखने के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। NAS की आवश्यकता शिक्षा प्रणाली की दक्षता को समझने के लिए किया जाता है। एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम की हेल्थ चेक करने का ही यह एक टूल है। शिक्षा संबंधी योजना निर्माण, गुणात्मक सुधार में मार्गदर्शन प्राप्ति, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। यह पता लगाना कि बच्चों के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति कहाँ तक है, मतलब आउटपुट हमको एजुकेशन सिस्टम का कहाँ तक मिल रहा है, वह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसलिए ही नेशनल अचीवमेंट सर्वेक्षण के लिए NCERT द्वारा प्रश्न पत्रों का निर्माण लर्निंग आउटकम्स पर आधारित किया जाता है। तैयारी की रणनीति अब टीचर्स के लिए जो है वह यह है कि सारे टीचर्स को बच्चों को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा भेजे गए अभ्यास प्रश्नों का नियमित हल करवाना है और कुछ त्रुटि यदि है तो उसमें सुधार करना है। शिक्षकों को अपने विषय के NAS पैटर्न के प्रश्नों को तैयार करना और बच्चों का नियमित अभ्यास करवाना है। जो टाइम टेबल आया वो टाइम टेबल के आधार पर आप तो अभ्यास करेंगे ही, साथ में प्रति सप्ताह टेस्ट के माध्यम से या प्रतिदिन आपकी जो क्लास चल रही हैं उन क्लास में 2-2, 4-4, 6-6 क्वेश्चंस जो है इस पैटर्न के आपको हल कराते चलना है।
इसके अलावा मॉक टेस्ट में भी बच्चों को OMR शीट दी जाएगी और कक्षावार OMR शीट पर अभ्यास कराया जाना है। मॉक टेस्ट के बाद हमको एक एक क्वेश्चन की एनालिसिस करना है, कठिन बिंदुओं की पहचान करना है और फिर उस तरह के प्रश्नों पर बच्चों को अधिक ध्यान देकर ज़्यादा अभ्यास कराना है। इसके अलावा डिजिलैब समूह के माध्यम से भी प्रति शुक्रवार जो क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं उन प्रश्नों से बच्चों का अभ्यास करवाना है। अब आशा करता हूं कि आपको NAS सर्वे के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो आइए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री इंदर सिंह परमार जी के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं कि NAS सर्वे में मध्य प्रदेश को टॉप 10 में लाना है और उनके सपनों को हमें साकार करके दिखाना है। हमें मतलब हम शिक्षकों को भी और आप स्टूडेंट्स को भी। तो चलिए इसके आधार पर सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर किस तरह का आ सकता है, पहले 60 अभ्यास प्रश्नों का हम यहाँ पर समाधान करते हैं, फिर रह जाएंगे 140 क्वेश्चंस जो आने वाले टाइम में सेट 2 और सेट 3 के रूप में हमको मिलेंगे तब करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हमारे लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के लिए प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र विषय सामाजिक विज्ञान के लिए उपलब्ध कराया गया है, कक्षा 10 का। इस प्रश्न पत्र में कुल प्रश्नों की संख्या 60 है और इन 60 प्रश्नों को हल करने के लिए 120 मिनट का टाइम है। इसका मतलब एक प्रश्न करने के लिए हमारे पास में 2 मिनट का टाइम है। इसमें 4 विकल्प होंगे जिसमें से एक विकल्प सही है और यदि आपको रफ कार्य करना है तो आप इसी प्रश्न में कर सकते हैं, ये इसमें निर्देश दिए गए हैं। आगे अब हम प्रश्नों पर आते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 1। पहला प्रश्न है, मिताली नाम की एक बालिका है, एक बिटिया है, वह एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। तो उसके लिए इसे उस स्थान के संबंध में क्या जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है अक्षांश, दूसरा देशांतर, तीसरा अक्षांश एवं देशांतर तथा चौथा ध्रुव। अब आपको बता दें कि केवल अक्षांश से हम किसी भी स्थान की पर्टिकुलर बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ले सकते, ना ही देशांतर से, इसलिए इसके लिए हमको अक्षांश और देशांतर दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर होगा 3rd ऑप्शन, अक्षांश और देशांतर दोनों। ठीक है ना। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। उसमें दिया हुआ है, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पत्तों को पर्ण बोलते हैं और गिरने को पात कहते हैं। ठीक है ना। तो पर्ण पात हो जाता है कितने दिनों के बीच में, लगभग 6 से 8 सप्ताह। अब आंसर हम देखते हैं, 4 में से कोई एक सही होगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। अब ये देखिए, ये विकल्प हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है, अर्थात इसका उत्तर होगा दूसरा, यही वाला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्लियर आपको। तो ये ध्यान रखिएगा, पत्तों को पर्ण कहते हैं और पात मतलब गिरना, पतझड़, पत्तों का झड़ना, पर्णपात यानी पत्तों का गिरना, ये पर्णपाती वन हो गया। प्रश्न क्रमांक 3, जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उच्चावच लक्षण, चक्रवात, ताप संवहन, स्थानीय पवनें। तो यहाँ पर अगर हम ये देखते हैं, ये भारत का मैप इस तरह से होता है यहाँ पर, और पश्चिमी घाट ये यहाँ पर हमको ये पूरा पश्चिमी घाट का हिस्सा दिखाई देता है। तो ये क्या हो रहा है, पश्चिमी घाट के साथ साथ, यानी यहाँ बारिश होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती, यहाँ होती, इस तरह साथ साथ जैसे जैसे पश्चिमी घाट आगे बढ़ता है बारिश होती जाती है। तो उसका प्रमुख लक्षण क्या है, यहाँ चक्रवात तो आएंगे नहीं, ना ही यहाँ पर कोई ताप संवहन की बात होगी, स्थानीय पवनों का सवाल ही नहीं उठता, मतलब उच्चावच लक्षण इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन। ऊंचाई और नीचाई, उच्चावच लक्षण क्यों, यहाँ पर ऊंचे ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इनसे मानसूनी हवाएं टकराती हैं और बारिश होती है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 4 पे आते हैं अब हम। चौथा प्रश्न, सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल और कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर सूती वस्त्र देखिए किस चीज़ से बनते हैं, इनका रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या होता है। तो सूती वस्त्र कैसे बनता है, सूती वस्त्र बनता है कपास से। इसके बाद रबर उद्योग, रबर कैसे बनता है, इसका रबर का पेड़ ही होता है अलग। खाद्य तेल कैसे बनते हैं, तिलहन फसलों से, तिलहन फसलें सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। और कागज कैसे बनता है, कागज बनता है
बांस या लुगदी से। और ये सारी चीज़ें किससे मिलती हैं? वनों से या फसलों से। तो यहाँ पर देखते हैं वन आधारित लिखा है क्या? नहीं दिया है। कृषि आधारित लिखा हुआ है ये नंबर 1 पे, तो यह जाएगा पहला ऑप्शन सही है, चौथे का पहला। कृषि आधारित उद्योग है ये, पशु आधारित, खनिज आधारित, रासायनिक आधारित, ये तीनों ऑप्शन अपने आप खारिज हो जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। मानचित्र में दर्शाई गई नदी आर मतलब रिवर, इसको पहचानना है। डेफिनेटली देखते ही हमें समझ में आ रही है कि ये उड़ीसा के पास बहने वाली नदी है और इसका नाम है महानदी। क्रमांक 1 महानदी ही है, क्योंकि बड़ी नदियों में अगर हम देखें तो नर्मदा इधर बहती है, ताप्ती उसके नीचे से इधर बहती है, गंगा इधर आती हैं, यमुना इस तरह से आती हैं, ब्रह्मपुत्र इस तरह से बहती है, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियाँ इधर आ जाती हैं। इसके बाद में कृष्णा, कावेरी, गोदावरी इधर हो जाती हैं। तो अब बड़ी नदी कौन सी बची? महानदी। तो ये महानदी ही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न 6वां। नीचे दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानें। तो अगर हमने पढ़ा है तो पहले देखते हैं इसमें क्या दिया है? कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट तो इस तरफ ऊपर हो नहीं सकता, कोरोमंडल तट जो है समुद्र का तट है और यहाँ पर समुद्र नहीं है, बात खत्म हो जाती। कोंकण तट की बात आ रही है, मतलब समुद्र के तट की बात हो रही है, तो ये यहाँ पर समुद्र नहीं है, ये वाला ऑप्शन भी खारिज हो जाता है। अब आया तीसरा ऑप्शन, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे। तो यहाँ पर हमको पता है कि ये लोकेशन अरावली पहाड़ का होता है। ये अरावली पहाड़ के इस तरफ वाला भाग कहलाता है पश्चिम और इस तरफ का पूरब, तो ये पश्चिमी भाग है, यानी अरावली पहाड़ी का पश्चिमी किनारा है। इसका सही उत्तर तीसरा ऑप्शन होता है। प्रश्न क्रमांक 6वें का उत्तर आ जाएगा, दिए गए नक्शे में जो छायांकित क्षेत्र है यह अरावली पहाड़ी का पश्चिमी किनारा है। इसके बाद 7वें प्रश्न पर हम आते हैं कि लौह अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस स्थान पर पाया जाता है? हिमालय पर्वत? नो। इंडो गंगा के किनारे? नो। छोटा नागपुर का पठार? यस, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि छोटा नागपुर के पठार को हम विश्व खनिज का आश्चर्य कहते हैं। तो जब कभी भी इस तरह के ऑप्शंस के साथ छोटा नागपुर का पठार आए तो मैक्सिमम टाइम पे प्रोबेबिलिटी ये होती है कि उत्तर छोटा नागपुर का पठार ही होगा, मतलब तीसरा विकल्प हमारा सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब एक राज्य है भारत का, ये आपको पता है। अब इसमें भूमि निम्नीकरण का कारण पूछ रहे हैं, मतलब यहाँ पर भूमि की गुणवत्ता में निम्नीकरण क्यों हुआ? तो पंजाब में कोई बहुत बड़ी खनन योजनाएं तो चलती नहीं है, तो ये नहीं होगा। वनोन्मूलन, वहाँ प्लेन्स हैं, वहाँ जंगल ज़्यादा नहीं है। अति पशुचारण? नहीं, अति पशुचारण तो गुजरात मध्य प्रदेश जाता है। अति सिंचाई, ये ऑप्शन हमने पढ़ा है, 9th से पढ़ते आ रहे हैं हम, ये चौथा विकल्प। क्यों? पंजाब, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत देश की सर्वश्रेष्ठ खेती की जाती है और सर्वश्रेष्ठ खेती का कारण यहां पर अति सिंचाई हो, इस वजह से भी यहां पर भूमि का निम्नीकरण हुआ है। प्रश्न क्रमांक 9 पर चले हम। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आएगा खरीफ की फसलें। वर्षा ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं वो खरीफ कहलाती हैं। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि खरीफ हमने कैसे कह दिया? तो ये जो है अपन हम देखते हैं, वर्षा एक आता है, एक मौसम होता है ठंड यानी शीत ऋतु, और एक मौसम आता है गर्मी का। 3 मौसम होते हैं। वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? आसमान में बहुत सारे बादल छाए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सूर्य के दर्शन नहीं होते। ठीक है, सूर्य को हम और पर्यायवाची शब्द क्या बोलते हैं? रवि। और जब वर्षा समाप्त होती है तब हमको सूर्य दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ठंड में आती है, तो ठंड की फसल हो जाती है रबी की फसल। जब ठंड की रबी की फसल है और गर्मी की फसल कहलाती है जायद की फसल, तो डेफिनेटली वर्षा ऋतु में जो फसल बो जाएगी वह कहलाएगी खरीफ की फसल। खरीफ जो है अरबी भाषा का एक शब्द है और भारत में जब से मुगलों का आगमन हुआ है तब से खरीफ शब्द का प्रचलन भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में भी यह शब्द चलन में है। इसका अर्थ होता है पतझड़ वाली फसलें, मतलब जून जैसे ही जाने लगता है, मानसून आने लगता है, उस दौर में जो फसलें लगाई जाती हैं गर्म मौसम में और आर्द्र जलवायु में ये लगाई जाती हैं, इसलिए इनको हम खरीफ की फसलें कहते हैं। आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं
प्रश्न क्रमांक 10 पर। उस प्रदेश को पहचाने जहां पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। हमने उत्तर में उत्तराखंड देखा था पिछली बार जब हम इसको तैयार कर रहे थे, अध्याय को, संसाधन और विकास को जब हम पढ़ रहे थे, तब हमने देखा था कि भूमि के निम्नीकरण को दूर करने के लिए या मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो उनमें हमने देखा था एक सीढ़ी नुमा खेती भी देखी थी हमने। तो सीढ़ी नुमा खेती का प्रयोग कहाँ होता है? पहाड़ियों पर। उत्तराखंड हमारा आंसर था उसमें, तो पहाड़ियों पर होता है, मतलब ये चौथा आंसर इसका होगा। इसके बाद 11वां प्रश्न, निम्नलिखित में से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जहां शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? यह 9th क्लास का क्वेश्चन है, जलवायु वाले अध्याय का, जिसमें हमने पश्चिमी विक्षोभ को पढ़ा था। पश्चिमी विक्षोभ में हमने देखा था कि इस तरह से भारत का नक्शा होता है और ये पश्चिमोत्तर भारत मतलब भूमध्य सागर से उठने वाली नमी जो है ये यहाँ तक भारत तक आती है। और इस क्षेत्र में कौन से स्टेट पढ़ रहे हैं? ये देखो आप, इस क्षेत्र में पढ़ रहे हैं हमारे पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा में वर्षा होगी पश्चिमी विक्षोभ से, दैट मीन्स पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। फलीदार फसलों को उदाहरण, मतलब वे फसलें जिनके दाने को हम तोड़ते हैं तो 2 भागों में बराबर विभाजित हो जाते हैं, वे हैं दालें। चाहे मूंगफली, चाहे सोयाबीन हो, चाहे अरहर हो, दालें 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती, मतलब ये फलीदार फसलों का उदाहरण है। इसका आंसर होगा पहला दालें। 13वां प्रश्न, केरल और कर्नाटक में प्री मानसून रेन यानी पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जानते हैं? हमने बताया था कि मानसूनी हवाओं के आने के साथ ही आमों का पकना आरंभ हो जाता है केरल और कर्नाटक की तरफ, और इसलिए हम इसको आम्र वर्षा के नाम से भी जानते हैं। मैंगो शावर हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंगो शावर के नाम से हम इसको जानते हैं। ये चीज़ क्लियर। इसके बाद 14वें प्रश्न पर हम आते हैं कि शौर्य नाम का एक बालक है, वह भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अब उसको स्थान पहचानने में मदद करें कि वह कौन से स्थान पर रहता है। तो इसका उत्तर आएगा 1466 मीटर पर शिलोंग स्थित है, मतलब यह बालक शिलोंग में रहता है। पहला ऑप्शन सही है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं हो सकती है, ये तो आप समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे आपको याद रखना पड़ेगा। 10-10 शहरों के नाम मैंने आपको क्लास 9th में सॉल्व करवाए भी थे। 15वां प्रश्न, उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनघनत्व की संभावना। भाई वर्षा भी अच्छी हो रही है, मिट्टी भी बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, मैदानी भाग है, तो यहाँ जनघनत्व उच्च से उच्चतम होगा। इसका उत्तर आएगा 2। ठीक है ना। सारी परिस्थिति जब अनुकूल होगी तो सारे लोग एक साथ वहीं रहने का विचार करेंगे, इसलिए उच्च से उच्चतम होने की संभावना होगी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ जाकर रहने लगेंगे, जनघनत्व उच्च से उच्चतम हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारियों ने हिस्सा क्यों लिया था? जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर सविनय मतलब विनम्रता पूर्वक, अवज्ञा ने मना कर देना, बहुत प्रेम से मना कर देना कि अंग्रेज भैया आपकी इस आज्ञा का पालन हम नहीं कर सकते। तो व्यापारियों ने इसमें हिस्सा इसलिए लिया था क्योंकि उनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था। इसमें इनकी मांगों में एक बिंदु था जिसमें ये लिखा गया था कि विदेशी वस्तुओं पर जो आयात हो रहा है उस पर टैक्स लगाया जाए, और विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध अपने माल की बिकवाली के लिए भारतीय व्यापारी सुरक्षा चाहते थे, इसलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भागीदारी ली। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारत के लगभग सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर सके ऐसी मांगों को समाहित किया गया था। तो 16वें प्रश्न का जो उत्तर है वह है दूसरा, जिसका अर्थ होता है विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा। इसके बाद आता है 17वां प्रश्न। 17वें प्रश्न में है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। पहला क्वेश्चन, दांडी मार्च, दांडी यात्रा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न 18वां, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था? तो इसमें लिखा हुआ है कि उसने सिर्फ बड़े शहरों का दौरा किया होगा, उससे गांव वाले क्यों विरोध करेंगे? नो प्रॉब्लम, ये ऑप्शन नहीं आएगा। उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, बिल्कुल। साइमन कमीशन जब भारत आया था तो भारतीयों ने कहा था चूंकि भारत के संविधान की बात हो रही है, भारतीय संविधान निर्माण की बात हो रही है और उसमें भारतीय सदस्य नहीं होगा, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। इसका सही उत्तर है दूसरा, उसमें भारतीय सदस्य का ना होना। इसके बाद अगला प्रश्न 19वां, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। इसमें कोई ऑप्शन? ये दिया है दूसरा ऑप्शन,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपन भाईचारा कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। मानचित्र का अध्ययन करके बताइए कि 17वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी किनारों पर 2 बंदरगाह कौन कौन से थे। ये दिख रहा है आपको भारत में पश्चिम में एक ये दिख रहा है सूरत और दूसरा ये दिख रहा है गोवा। अब ऑप्शन में कहीं दिया है कि सूरत और गोवा, ये दिया चौथा, मतलब उत्तर चौथा सही है, सूरत और गोवा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मद्रास जो है और मछलीपट्टनम ये पूर्वी बंदरगाह हैं, हम बात कर रहे हैं पश्चिमी बंदरगाहों की। ओके, तो चौथा ऑप्शन सूरत और गोवा सही है। प्रश्न क्रमांक 21 पे आते हैं हम। फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन के शासन ने कौन से कानून पास किए थे। इसका उत्तर आएगा मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित। बिल्कुल ये पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि बास्तील के किले के ध्वंस करने का कोई कानून बनाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वह राजतंत्र के खिलाफ प्रदर्शन था। पड़ोसी देशों को पलायन करने संबंधित ये भी नहीं था। संपत्ति हासिल, मतलब पहला ही ऑप्शन ही सही है। मजदूरी और कीमतों की सीमा में निर्धारण किया गया था कि मजदूरी की दरें तय कर दी गई थी। प्रश्न क्रमांक 22, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। इसका उत्तर आएगा जॉन लॉक। इन्होंने, इनकी किताब थी उसमें राजा के दैवीय और निरंकुश सिद्धांतों का विरोध किया था। इसके बाद 23वां प्रश्न, 1929 में कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1929 की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें आपको ये बता दूं कि 1928 को जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे ML नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू। और जबकि 1929 एक साल बाद ही जो हुआ उसके अध्यक्ष थे पंडित JL नेहरू। यानी 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा ऑप्शन सही है। और 1928 में मोतीलाल नेहरू ने किया था, जिन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट लिखने का काम किया था अपने 8 सदस्यों के साथ मिलकर। प्रश्न क्रमांक 24, गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी। तो गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में शामिल हुई थी, फर्स्ट एंड थर्ड का तो बहिष्कार किया था इन्होंने, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। 25वां प्रश्न, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः किस वर्ग के द्वारा किया गया था। तो इसका देखते हैं हम। शहरी मजदूर वर्ग नहीं, शहरी मजदूर वर्ग ने तो आप याद कीजिए रशियन क्रांति, रशियन रिवॉल्यूशन, वहाँ पे शहरी मजदूर वर्ग ने आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर श्रमिक संगठन भी वहीं थे। भूमिहीन किसानों ने भी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व किया था राष्ट्रीय आंदोलन का, रूस में। भारत में शिक्षित शहरी पुरुषों ने किया था। ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है और यही सही उत्तर भी है, चौथा। शिक्षित शहरी पुरुषों ने 20वीं सदी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसमें हमने देखा कौन कौन प्रमुख नाम आप याद कीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो थे ही, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता। ये तमाम तरह के जो लोग थे ये सब पढ़े लिखे थे, शहरी थे, शिक्षित थे और कई लोग तो कुलीन परिवारों से, धनाढ्य परिवारों से थे ये आंदोलनकर्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26वां, सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड इरविन और खालिस्तान के बीच हुआ था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे, क्योंकि 20 सितंबर 1932 को सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ गांधी जी जेल में ही अनशन शुरू कर देते हैं और फिर राजगोपालाचारी आदि लोगों के प्रयासों से भीमराव अंबेडकर को समझाया जाता है और फिर भीमराव अंबेडकर 25 सितंबर 1932 को गांधी जी से एक समझौता करते हैं। उसको बोला जाता है पूना समझौता या पूना पैक्ट, जो अंबेडकर और गांधी जी के बीच में होता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है लॉर्ड इरविन की। तो लॉर्ड इरविन के साथ जो समझौता हुआ था वह हुआ था 5 मार्च को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। और इसको हम पूना समझौता नहीं, इसको हम बोलते हैं दिल्ली समझौता। क्या बोलते हैं इसको हम? दिल्ली समझौता के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज़रूर अटपटा है, ये पहला पार्ट जो है इसका ये अपन हटा दें। तो इरविन का समझौता जो है वह गांधी जी के साथ हुआ था, ये आंसर सही होगा। और ये पूना समझौता ना कहला के ये कहलाता है दिल्ली समझौता। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। 27वां प्रश्न, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रखी? तो इसका आंसर द वन एंड ओनली ऑप्शन 1 लाहौर। पंडित जवाहरलाल नेहरू
1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। लाहौर में अधिवेशन होता है और रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए पूर्ण स्वराज का संकल्प ले लेते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 28वां, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जनसमूह को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया? 28वें प्रश्न का ये विकल्प इसमें देखते हैं। नमक कानून तोड़ना इसकी प्रमुख मांगों में था, ये सही है। नमक का उत्पादन, बिल्कुल ये भी सही है। सरकारी नमक फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन, ये भी किया गया था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ये भी किया था। शराब की दुकानों के सामने धरना देना, बिल्कुल। नशाबंदी पहला ही पॉइंट था उनके ज्ञापन का ये। किसानों द्वारा राजस्व एवं चौकीदारी कर चुकाने से इनकार करना, बिल्कुल ये भी सही है। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही। चौथा प्रश्न आएगा, चौथा विकल्प इसका सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि हम को यदि कोई विकल्प नहीं आ रहा है और हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो सारे विकल्पों को देख करके हम अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे 29वां प्रश्न आपके सामने ये आ रहा है, मेरे को दिख रहा है कि आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में होने वाला उग्र गुरिल्ला आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था? पहला दिया है जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी की प्रवृत्ति को देखकर नहीं लगता कि ये किसी गुरिल्ला टाइप के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया होगा। दूसरा आता है अल्लूरी सीताराम राजू। अब चूंकि आंध्र प्रदेश है दक्षिण का भाग और वहाँ इस तरह के नामों का प्रचलन है, लेकिन इसके अलावा भी एक नाम दिया हुआ CR दास और सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में, पश्चिम बंगाल के वो रहने वाले थे और उन्होंने इस तरह का कोई गुरिल्ला युद्ध नहीं लड़ा। हाँ, इन्होंने तो आमने सामने की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के सामने आज़ाद हिंद फौज बनाकर। और CR दास जो थे ये उग्रवादी प्रवृत्ति के नेता जरूर थे, लेकिन इन्होंने हिंसक आंदोलन नहीं किया। अब बचते हैं अल्लूरी सीताराम राजू, यानी दूसरा विकल्प सही है। आपको बता दूं ये रंपा विद्रोह का इन्होंने एक्चुअल में नेतृत्व किया हुआ था। जब अंग्रेजों ने आंध्र प्रदेश की जंगलों में ये रोक लगा दी गई थी कि वहाँ के लोग इन उत्पादों का प्रयोग नहीं कर सकते। आंवला जंगल में लगा है, उसका प्रयोग अंग्रेज करेंगे, आदिवासी नहीं करेंगे, जनजाति बंधु नहीं करेंगे। तो जनजाति बंधुओं का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। और आपको बता दें कि सीताराम राजू बहुत ही ज़्यादा युवा थे उस समय, लगभग 25-26 साल की उम्र इनकी रही होगी उस समय इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया। ये बहुत अच्छे वैद्य थे और ज्योतिष विद्या के भी जानकार हुआ करते थे। और इसी वजह से जो जनजाति बंधु बांधव थे, जो भाई बहन थे हमारे, वो इनको ईश्वर का अवतार माना करते थे, क्योंकि ये ज्योतिष के माध्यम से जो भविष्यवाणियाँ करते थे वो अधिकतर सत्य हुआ करती थी और लोगों के उपचार में अपनी जो वैद्यक जानकारी थी उसके प्रयोग से बीमारों को ये ठीक भी कर दिया करते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा ये लोकप्रिय थे। मात्र 27 वर्ष की छोटी सी उम्र में इन्होंने शहादत को हासिल किया था। ये है अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है ना। तो ये 29वां प्रश्न। इसके बाद आता है 30वां प्रश्न। उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे? आपको ध्यान दें 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और 1905 तक 20 वर्षों तक उदारवादी प्रवृत्ति के जो राष्ट्रवादी थे उनका इस पर प्रभुत्व रहा। और ये लोग जो थे ये समाज के अधिकतर किस वर्ग के थे, इस पर अगर हम बात करें तो इसका पहला ही ऑप्शन दिख रहा है हमको, शिक्षित कुलीन वर्ग के और मिडिल क्लास के लोग थे। ये कृषक उस समय उतने जागृत नहीं थे, अभिजात वर्ग को भी नहीं था। मतलब कलाकार और कवि की बात करें तो रूमानीवाद इस समय तक नहीं आया हुआ था भारत में, यानी उत्तर आएगा पहला, शिक्षित और कुलीन मध्य वर्ग। प्रश्न क्रमांक 31। मान लीजिए आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान का मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप साथ में टूथब्रश भी खरीदेंगे। अब किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? तो ये आपके चुनाव का अधिकार, मतलब चुनने का अधिकार कहलाता है। सपोज करो जैसे आपके टेक्स्ट बुक्स में भी दिया हुआ है, आप किसी कोचिंग सेंटर में कोचिंग करने के लिए गए हैं और कोचिंग सेंटर वाला ये बोलता है कि कोचिंग की फीस 30,000 रुपये है और कोर्स का समय है 6 माह। आपने डेमो क्लास अटेंड की, वो बहुत अच्छी लगी और आपने 30,000 रुपये पेमेंट देके 6 माह की क्लास अटेंड कर ली। अब लेकिन 1 माह पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि जो डेमो में जो बात थी वो नज़र नहीं आ रही है और आप कहते हैं कि मैं अब इस कोचिंग क्लास में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे मेरे पैसे वापस कीजिए। और दुकानदार बोलता है मुझे नहीं करना है पैसे वापस। तो ऐसी स्थिति में आप उपभोक्ता फोरम में जाएंगे और कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। फिर डेफिनेटली उसको ये आपका चुनने का अधिकार होगा
कि आप इस कोचिंग को ना चुनकर किसी दूसरी कोचिंग में जाना चाहते हैं तो उसको पैसे वापस करना होंगे। जितना उसने पढ़ाया उतना पैसे काट कर वो वापस करेगा। तो इस तरह से आपके उपभोक्ता के रूप में चुनने का अधिकार आपको है कि आप क्या लेना चाहते हैं और क्या नहीं लेना चाहते। ये दुकानदार डिसाइड नहीं करेगा, ये उपभोक्ता मतलब आप और हम करेंगे। तो 31वें प्रश्न का जो उत्तर है वह होगा चौथा। ठीक है, बाकी के प्रश्नों के साथ बाकी के उत्तरों पे अगर हम चर्चा करें तो सूचना पाने का अधिकार एक अलग चीज़ है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्षतिपूर्ति निवारण ये बाद की बात है, यदि हमको कोई खराब प्रोडक्ट दिया जाता है तो। प्रतिनिधित्व का अधिकार ये राजनीति विज्ञान का विषय हो जाएगा। सब्जेक्ट, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर चौथा है, चुनने का अधिकार। अगला प्रश्न 32वां, नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक हैं। नौकरी बाजार में आप हैं मान लो, लेकिन आपकी कमाई कैसे निर्धारित होगी। नंबर 1 दिया कौशल और शिक्षा, बिल्कुल यही आंसर होगा। यदि आपको किसी काम करने का बहुत अच्छा कौशल है और आपके पास शिक्षा है तो आपकी कमाई बहुत अच्छी होगी। इसका उत्तर 1 होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य, शिक्षा तो ठीक है लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य से नौकरी का उतना संबंध नहीं है, क्योंकि स्वस्थ होना जरूरी है, लेकिन कमाई का संबंध नहीं है। ये कार्य मिल सकता है आपको, लेकिन अच्छी कमाई आपको उस कौशल से मिलेगी, स्किल से मिलेगी। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 33, मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से एक कसौटी कौन सी नहीं है। साक्षरता दर है, प्रति व्यक्ति आय है, जीवन प्रत्याशा है, बेरोजगारी दर ये नहीं है, यानी सही उत्तर आएगा इसका चौथा। एक देश के लिए धारणीय विकास क्या है, मतलब वह विकास जो किसी देश के लिए सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य की उपयोगिता के लिए संरक्षण, सतत पोषणीय विकास की बात कही गई है इसमें। प्रश्न क्रमांक 35, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरह की तालिकाएं देख के कई बार क्या होता है, जनरली बच्चों को ये लगता है अरे बाप रे ये क्या पूछ लिया, ये क्या हो गया। तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि इस तरह के तालिका वालिका वाले प्रश्न आते हैं टेबल वाले, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको बनेगा। अब क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, देखो मेरे को भी लग रहा है बाप रे इसमें पता नहीं क्या पूछ लिया है। देखते हैं क्या पूछा है। एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई कल्पित आंकड़ों की तालिका का अवलोकन कीजिए। चलिए हम कर लेते हैं अवलोकन। एक विकल्प चुनिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसमें दिया हुआ है एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि, मतलब एक गांव है, एक राज्य है और उसमें गांव के जो लोग रहते हैं उनकी शिक्षा की स्थिति बताई गई है। तो ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता दर पुरुषों में 54% है और महिलाओं में 21% है। 10 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की साक्षरता दर 69%, लड़कों की और लड़कियों की है 41%। और 10 से 14 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों की अगर हम देखें तो 64 और 34 बालिकाओं की है। अब प्रश्न क्या पूछा है, स्कूल ना जाने वाले ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत। अब स्कूल जाने वाली ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत कितना है, बच्चियों का प्रतिशत है 34 और हमको कितना निकालना है स्कूल ना जाने वाली, तो 100 में से हम 34 को घटाएंगे। ठीक है ना, तो कितना उत्तर आएगा हमको ये देखना है। तो ये आएगा 6 खत्म, ये होगा 66%। तो इसका उत्तर आ जाएगा स्कूल ना जाने वाली ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत 66% है और यही उत्तर पहला सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है। नोट मुद्रा है, जमा मुद्रा नहीं है। कोई भी पैसा हम जमा करते हैं उसको मुद्रा नहीं कहा जाता। इसका उत्तर यही आएगा दूसरा, क्योंकि सिक्के भी मुद्रा होते हैं और क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है। बैंक, साख का उदाहरण बैंक है। इसका उत्तर आएगा तीसरा। अब आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको बता दूं साहूकार भी स्रोत है, साख का स्रोत है, लेकिन औपचारिक स्रोत नहीं है, वो ऑफिशियल सोर्स नहीं है। व्यापारी ऑफिशियल नहीं है, बैंक ऑफिशियल है। संबंधी और मित्र गणों की तरह ही साहूकार व्यापारी हो जाते हैं। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 38-39, फिर घबराने की जरूरत नहीं है। उस बार टेबल आया था आयताकार था, इस बार गोल गोल कुछ आया हुआ है सर्किल। देखते हैं क्या है। नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कीजिए और इसके आधार पर प्रश्न क्रमांक 38 और 39 के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखते हैं 38 क्या पूछ रहा है। ग्रामीण भारत में शाख के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जिसकी संख्या ज़्यादा होगी वही किया जाता होगा। 25, 27, 7, 7, 3, ये 30%।
साहूकार। इसका उत्तर आएगा 38 का 2 साहूकार। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा साहूकार। इसके बाद 39वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रेखा चित्र के अनुसार अपनी साख आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का परसेंटेज। चलो देखते हैं। साहूकार 30 अपन ने देखा ना, साहूकार पे निर्भर लोगों का परसेंटेज 30 है, तो यहाँ 30 ऑप्शन दिया है क्या? यस, ये दिया है तीसरा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 30, 39 का 3। क्लियर। अगला 40वां प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार तथा विनियोग का नियमन करते हैं, विनियोग का नियमन करते हैं मतलब व्यापार करने वाला, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फेडरेशन, ये नहीं होगा। WTO, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड शब्द आया ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका उत्तर आएगा 2। UN तो विश्व शांति के लिए है, यूनेस्को UN की ही ब्रांच है। इन दोनों के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। WTO ही इसका उत्तर होगा। फिर आ गई एक तालिका, देखिए आप यहाँ पर नीचे दी गई तालिका का अवलोकन करके प्रश्न का उत्तर दीजिए। गरीबी 2010 से 13 के बीच कुछ राष्ट्रों की गरीबी रेखा के बारे में दिया गया है कि $1.25 प्रतिदिन से कम जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। मतलब उन देशों की संख्या, बांग्लादेश में 43% लोग $1.25 पर डे से कम कमाते हैं, भारत में 25, पाकिस्तान में 13, श्रीलंका में 4। अब भारत में गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले लोगों का प्रतिशत, मतलब गरीबी रेखा में ये 25% लोग रह रहे हैं, तो गरीबी रेखा से ऊपर कितने लोग हैं? 41 क्वेश्चंस का ऑप्शन हम देखें तो 25 लोग गरीबी रेखा में 100 में से, तो 75 लोग गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। डेफिनेटली आंसर 3rd आ गया। अब ये तालिकाओं को देखकर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ में जूझना पड़ेगा। देख के भागेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, हम उस तालिका के अंदर घुस जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42। राशन की दुकानें, उचित दर वाली दुकानें आमतौर पर क्या बेचती हैं? ये आप लोगों को पता होगा कि आपके गांव की राशन दुकान में क्या मिलता है? खाद्यान्न मिलते हैं ना, गेहूँ चावल मिलता है हमको, शक्कर भी मिलती है, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मिलता है, ये तो सही है। प्रसाधन, सौंदर्य सामग्री मिलती है क्या? नहीं मिलती। पानी मिलता है क्या? नहीं मिलता। बर्तन, दवाएं, ये भी नहीं मिलती, मतलब पहला ऑप्शन सही है इसका। चलिए 43rd क्वेश्चन नंबर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की अनुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है, और वह कीमत बाजार से अधिक होती है या कम, या बराबर कीमत होती है बाजार से कम। दूसरा उत्तर आ गया इसका, 2nd ऑप्शन सही। एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या तरीके किए सकते हैं? भूमि की आधुनिक विधियों का उपयोग, बिल्कुल यही ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है, पहला। बाकी श्रम को बढ़ाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का उपयोग बढ़ता है, कृषि मशीनों का उपयोग बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन बेस्ट जो चॉइस होगी वो होगी ये। आपको ये 3 ऑप्शन भी अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इन 3 ऑप्शंस में श्रम बढ़ाने के बाद भी गारंटी नहीं कि उत्पादन बढ़ जाए, लेकिन आधुनिक विधियों का उपयोग करने से उत्पादन बढ़ेगा। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत ये पशुपालन मत तो फर्स्ट में आता है, ये परिवहन और बैंकिंग 3rd में आते हैं। निर्माण और विनिर्माण करना ये आता है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, 2nd ऑप्शन इसका उत्तर होगा। 45 का 3rd ऑप्शन। खनन और खदान भी 1st के अंतर्गत आते हैं। मतलब 1st, 2nd, 3rd कैसे हुआ? 1st, 2nd, 3rd मतलब जो नेचुरल जुड़ा हुआ है, जंगलों से सीधे वन या फसलों से, खेतों से डायरेक्ट हम कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं, गन्ना, फसल उत्पादन, मछली उत्पादन, वनों से कोई उत्पाद प्राप्त करना, वो डायरेक्ट नेचर से डायरेक्ट हासिल करना, वो क्या कहला जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। और फिर उसको ले जाके हम प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे गन्ना प्राथमिक क्षेत्र में है, लेकिन हम शक्कर के निर्माण का काम करेंगे। शक्कर के निर्माण का काम होगा तो जो उद्योग में होगा वो क्या हो जाएगा? शक्कर निर्माण। शक्कर निर्माण कहला जाएगा 2nd, द्वितीयक क्षेत्र। शक्कर निर्माण क्या कहला जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र। तो इस तरह से निर्माण और विनिर्माण आ जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। जबकि अब शक्कर बेचने के लिए हमको सेल्समैन की ज़रूरत है, तो बिक्री का काम करने वाला सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, वो हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र। प्रश्न क्रमांक 46। रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका। संविधान निर्माण कक्षा 9 को जब हम पढ़ रहे थे तब देखा। कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है
इसका अर्थ है कानून के समक्ष सभी की समानता। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कानून लागू करने वाली सरकार का शासन या जजों का, न्यायाधीशों का शासन या वकीलों का शासन। कानून के समक्ष सभी बराबर है। कहते हैं ना भैया, देश में कानून का शासन चलता है, मतलब चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का हो, संप्रदाय का हो, सभी के लिए कानून बराबर है। मतलब कानून का सिद्धांत चल रहा है, कानून का मतलब कानून का शासन चल रहा है। ऑप्शन 1 से हमको अंक प्राप्त हो रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 48 पर। नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं? तो इसको हमने अभी सत्ता की साझेदारी अध्याय को पढ़ते हुए समझा था कि न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण स्थापित करती है, और यदि नागरिकों को लगता है कि संविधान का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्यायपालिका के पास जाता है। उत्तर आएगा दूसरा, न्यायपालिका। नंबर 49 क्वेश्चन का, देश की एकता कम आंकी जाती है जब बहुसंख्यक समुदाय सहयोगी हो, जब अल्पसंख्यक समुदाय आक्रामक हो, बहुसंख्यक समुदाय सत्ता में भागीदारी से मना करता हो, ना 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 ना, ये भी नहीं होगा। अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतों हो, यस, जब देश में अल्पसंख्यक समाज शिकायत करे, इसका मतलब देश की एकता खतरे में है। यह चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 50, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का परिणाम नहीं है? प्रजातंत्र उत्तरदायी सरकार देती है, सत्य है। एकतंत्री सरकार बिल्कुल असत्य, यही ऑप्शन सही। जवाबदेही सरकार होती है, वैध सरकार होती है, ये चीज़ें हमारे ऑप्शन में आ जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 51 प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या हैं? तो पहला, लोगों के बीच में आर्थिक असमानता को बढ़ाना, ना लोगों के बीच आर्थिक असमानता को घटाना, ये सही लग रहा है। असमानता को घटाना इसका प्रमुख आर्थिक लक्ष्य होता है, दूसरा ऑप्शन सही होगा। यथास्थिति बनाए रखने में सरकार का मतलब ही क्या? वित्तीय नियम बदलना? नहीं, ये नहीं, दूसरे ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्रमांक 52, भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना जाता है? तो इसके 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन, यह विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष का स्थायी रूप से हल करता है। प्रजातंत्र से किसी समस्या का स्थायी समाधान होने की गारंटी नहीं है, ये अपन इसको नहीं मान सकते। 9th में हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों अध्याय में, कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है किसी समस्या के स्थायी समाधान की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ समस्या के समाधान के लिए सिस्टम देता है। ये ऑप्शन इसमें है क्या? यह बहुमत वर्ग के शासन विश्वास करता है। नहीं, प्रजातंत्र बहुमत के शासन विश्वास नहीं करता, बहुमत से शासन करता है। विभिन्न वर्गों के लोग आपसी सहमति के साथ में बहुमत में रहें, वह इसका उत्तर आएगा। एक व्यक्तिगत पहचान को कम करता है, नहीं, नागरिकों की पहचान को ये ऊपर लेके आता है। ये तो यानी यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौते लिए तंत्र प्रदान करता है। यस, चौथा प्रश्न, चौथा विकल्प सही होगा। इसका आंसर चौथा होगा। प्रजातंत्र जो है अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग जिस देश में रहते हों तो वह लोगों के बीच में समझौते करने के लिए सिस्टम अवेलेबल कराता है, तंत्र मुहैया कराता है कि भैया यदि आप में किसी तरह का कोई संघर्ष है, कोई मतभेद है, तो आप एक साथ किसी टेबल पर आइए, आपस में बातचीत कीजिए और अपने मुद्दे को सुलझा लीजिए। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 53, एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने के लिए भाग लेता है, कैसे? यहाँ पर देखिए बात हो रही साधारण नागरिक की, प्रजातंत्र की जड़ें, राजनीति की बात हो रही। टैक्स देना चाहिए, नो प्रॉब्लम, अलग राज्य की मांग करके तो नहीं कर सकता। निर्णय लेने की विधि में भाग लेकर, निर्णय लेने की विधि में वो भाग लेगा जो प्रतिनिधि चुन लिया जाएगा। केवल मतदान ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा साधारण से साधारण नागरिक प्रजातंत्र को मजबूत करता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन 1। गठबंधन क्या है? सत्ता की साझेदारी के दूसरे भाग को पढ़ते हुए हमने चर्चा की थी कि गठबंधन सरकार क्या है, जिसमें हमने यूपीए और एनडीए के बारे में बात की थी। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जिस तरह की सरकारें बनी है पिछले 15 वर्षों में, 15 से 17 वर्षों के बीच में, उन पर हमने चर्चा की थी। तो इसी के अंतर्गत गठबंधन क्या है की बात होती है, तो 2 या 2 से अधिक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। चौथा ऑप्शन आएगा, कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना, ऑप्शन चौथा। भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है, इस पर हमने चर्चा की है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व करती है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का, मतलब ये यूपीए का और ये एनडीए का।
और संयुक्त मोर्चा जो है, शेष बचे दल संयुक्त मोर्चा में जाते हैं और वाम मोर्चा अलग होता है जो वामपंथी विचारधारा से युक्त है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न क्रमांक 56, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था वाला देश है? चीन। उत्तर इसका चौथा, आंख बंद करके लगा देना आ जाए परीक्षा में तो। चीन ही एक दलीय शासन व्यवस्था है। क्यों? हमने पढ़ा हुआ लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों वाले अध्याय में कि किसी को भी अगर चुनाव लड़ना हो तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से अनुमति लेना होती है। ऑप्शन 4 इसका सही है। इसके बाद, पिछली सदी के दौरान विश्व में सर्वाधिक किस प्रकार की सरकारों की संख्या में वृद्धि हुई है? लोकतांत्रिक सरकार। पिछली सदी में लोकतांत्रिक सरकारों की संख्या में ही वृद्धि हुई है। पहला ऑप्शन सही है इसमें। 58 क्वेश्चन नंबर इसका, एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। मतलब एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। मतलब संघीय सरकार के विरोध वाली सरकार कौन सी होगी? एकल सरकार, सैनिक सरकार, राजतंत्री सरकार, आधुनिक सरकार। एकल सरकार जो है ये संघीय सरकार की विरोधाभासी कहलाएगी। एकल सरकार में मतलब किसी एक व्यक्ति की ही चलती है। संघीय सरकार क्या, सैनिक सरकार भी संघीय सरकार हो सकती है, राजतंत्रिक सरकार भी संघीय सरकार हो सकती है और आधुनिक सरकार है तो जनरली संघीय सरकारों की भूमिका में है ही। फिर भी बता दूं कि संघीय सरकारों की संख्या पूरे देश में लगभग 26 या 27 देशों में होगी। इससे ज़्यादा संघीय सरकारें नहीं हैं और इन 26-27 देशों में पूरे विश्व की 40% आबादी निवास करती है। अब प्रश्न क्रमांक 59 सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो इसका उत्तर आएगा सबको साथ लेकर बेल्जियम। ऑप्शन 1, क्योंकि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वह इसके विकल्प नहीं है, इसके विकल्प है बेल्जियम। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 60, भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार अगर है तो वह केवल और केवल संसद को है, ना कि अन्य किसी और को। अब प्रश्न क्रमांक 59 पे आप लोगों को, काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि यहाँ पर बेल्जियम क्यों दे रहे हैं, जबकि आपको जो आंसर शीट आई है उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4 संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप इसके इंग्लिश वर्जन में भी अगर जाते हैं तो होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन की बात होती है और कमिंग टूगेदर की बात होती है। जब कमिंग टूगेदर की बात करते हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में उठाकर देखना, कमिंग टूगेदर स्टेट जो हैं फेडरेशन वाले वो स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि होल्डिंग टू स्टेट मतलब सबको साथ लेकर चलना वाला स्टेट है भारत, स्पेन और बेल्जियम। तो चूंकि इसमें स्पेन और भारत का ऑप्शन नहीं है, बेल्जियम का है, तो आंसर आ जाएगा बेल्जियम। क्लियर। और 60वें प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे चुका हूं। संसद ही वह ताकत है, वह शक्ति है जो देश में किसी भी अवशिष्ट विषय मतलब जिन पर राज्य द्वारा या केंद्र द्वारा कोई विषय छूट गया हो, उस विषय पर यदि कानून बनाना है तो उसका अधिकार केवल और केवल संसद को होता है। तो इस प्रकार आप लोगों को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के 60 क्वेश्चन हमने देखे, समझे और जाने। यदि इन क्वेश्चंस में आपको किसी प्रश्न पर किसी तरह का कोई डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपन उसका समाधान करेंगे। और इन 60 क्वेश्चंस को आप बार बार हल करिए, बार बार, क्योंकि अभी 140 प्रश्न और आएंगे। उन पूरे 200 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 12 नवंबर 2021 को होने वाले NAS सर्वे में रिपीट भी किए जा सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और इन राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के क्वेश्चंस को हल करते हुए अपनी उपलब्धि अंक बढ़ाइए। और एक बात और, मध्य प्रदेश बोर्ड ने तिमाही परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है और 24 सितंबर 2021 से तिमाही परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों को तिमाही परीक्षाओं की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मनीष शंकर तिवारी आपसे इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।